आइस एज सीरीज के पार्ट 1 में हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवर प्रवास पे निकले होते हैं, जहाँ पर एक हाथी भी होता है। जिसके बाद हम एक आलसी स्लॉथ को देखते हैं जो कि पेड़ पे सो रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो पाता है कि उसकी फैमिली और उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर प्रवास पे निकल चुके हैं। वहीं इस स्लॉथ का नाम होता है सीड। फिर हम दो विशाल गेंडों को देखते हैं जो कि इस मौसम के आखिरी फूल को देख रहे होते हैं, जहाँ सीड आकर उस फूल को खा लेता है। इसलिए गेंडे गुस्सा हो जाते हैं, जिसे देखकर सीड वहाँ से भागता है और उसके पीछे पीछे ये गुस्से से भरे हुए दोनों गेंडे उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी सीड एक बड़े से हाथी से टकरा जाता है और उसके पीछे छुप जाता है और वो हाथी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इन गेंडों से बचाए। पहले तो हाथी मना करता है, लेकिन जब वो गेंडों का गुस्सा देखता है तो वो फिर सीड की मदद करने के लिए मान जाता है। जहाँ दोनों गुस्सेल गेंडे इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ये बड़ा सा हाथी इन दोनों गेंडों को आसानी से पछाड़ देता है। जहाँ सीड उस हाथी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो हाथी कहता है कि उसका नाम मैनफ्रेड है। सीड बोलता है, बड़ा अजीब सा नाम है, मैं तुम्हें मैनी कहूँगा। वहीं दूसरी ओर हम इंसानों की बस्ती देखते हैं, जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन इनके ऊपर शेरों का नज़र होता है जो कि सेबरटूथ प्रजाति के बिल्ली होते हैं और इनका मकसद तो छोटे से बच्चे को खाना है, क्योंकि इंसानों ने इनके कई साथियों को मार दिया होता है। इसलिए अब इन्हें खून का बदला खून से लेना है। जहाँ ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं, वहीं मैनी और सीड लकड़ियों से टेंट बनाकर सो जाते हैं। तो अगले सुबह ये शेर इंसानों पर हमला करने आते हैं, जहाँ पर इंसानों के पालतू भेड़िए इन्हें देखकर भौंकने लगते हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर इंसान बाहर आते हैं और वो इन शेरों से मुकाबला करते हैं। जिसमें से एक शेर टेंट में आता है, जहाँ शेर को देखकर बच्चे की माँ बच्चे को लेकर वहाँ से भागती है, जहाँ पर शेर उसका पीछा करता है। इसलिए वो शेर से बचने के लिए झरने में कूद जाती है। पानी में बहते हुए वो मैनी और सीड के पास पहुँचती है, जहाँ पर मैनी सिर्फ उस बच्चे को बचा पाता है और उसकी माँ पानी के बहाव में बह जाती है। फिर सीड उस बच्चे को उठा लेता है और मैनी से कहता है कि हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैनी को तो उस बच्चे में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सीड को उस बच्चे पर दया आती है और वो मैनी से कहता है कि शायद इसके पेरेंट्स इस झरने के उस पार है जहाँ से आग का धुआं आ रहा है और मैं अकेले ही इसे उन्हें लौटाने जा रहा हूँ। जिसके बाद सीड बच्चे को लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगता है, जहाँ पर मैनी उसे देख रहा होता है। पर तभी वो क्यूट सा बच्चा सीड के हाथों से छूट जाता है और वो जैसे ही गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर शेर आके उस बच्चे को झपट लेता है। लेकिन मैनी उस बच्चे को उस शेर से ले लेता है और इस शेर का नाम होता है डिएगो। जहाँ डिएगो उन्हें बताता है कि ये बच्चा उसका है और वो इस बच्चे को इंसानों के पास छोड़ देगा। लेकिन मैनी और सीड को तो डिएगो पर शक होता है, इसलिए वो उससे बच्चा ले लेते हैं और कहते हैं कि हम खुद जाके छोड़ देंगे। फिर मैनी और सीड बच्चे को लेकर निकल जाते हैं और चलते चलते वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी इंसान नहीं होता और ना ही उनके भेड़िए। तभी डिएगो मैनी को बोलता है कि इंसान यहाँ से 2 घंटे पहले निकल कर नॉर्थ के लिए चले गए। मैनी डिएगो को रास्ता दिखाने को कहता है, जिसके बाद ये तीनों बच्चे को लेकर निकल जाते हैं। पर रास्ते में बच्चे को भूख लगती है, जिससे कि वो ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगता है। पर तभी वहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ आ जाती हैं, जिनके पास 3 तरबूज होते हैं। जिस पर मैनी उनसे एक तरबूज मांगता है बच्चे के लिए, लेकिन वह मुर्गियाँ बहुत ही चंट होती हैं। वो मैनी को तरबूज देने के लिए साफ साफ मना कर देती हैं और तरबूज बचाने के चक्कर में गलती से एक तरबूज खाई में गिर जाता है और अब सिर्फ 2 वाटरमेलन बचते हैं। जहाँ दूसरे वाटरमेलन को बचाने के चक्कर में वो वाटरमेलन भी मुर्गियों के साथ ही आग में गिर जाता है और तीसरा वाटरमेलन मैनी उछालता है, जिससे कि सीड पकड़ लेता है। जहाँ पर सारी मुर्गियाँ सीड को मारने के लिए आते हैं, लेकिन अपना सीड तो खिलाड़ी है। सभी मुर्गियों को पछाड़ते हुए आखिरकार वो वाटरमेलन बच्चे के लिए ले आता है, जहाँ बच्चा उस वाटरमेलन को खाकर अपनी भूख मिटाता है। इसके बाद रात होती है, जहाँ पर ये तीनों भी सो जाते हैं। लेकिन तभी रात में डिएगो के साथी आते हैं, जो कि डिएगो को कहते हैं कि हमें बच्चे के साथ ही साथ उस हाथी को भी मारना है और उसे खाना है। जिस पर डिएगो कहता है कि उस हाथी को मारने के लिए पूरे खानदान की ज़रूरत पड़ेगी। डिएगो उन्हें कहता है कि मैं हाथी और बच्चे को अपने साथ ले आऊँगा। उसके बाद डिएगो सो जाता है और सुबह होते ही ये तीनों इंसान की खोज में निकल जाते हैं, जहाँ डिएगो को उसके झुंड के शेरों के पंजे के निशान दिखते हैं। इसलिए वो उनके निशान को मिटाकर इंसानों के पैर के निशान बनाता है, ताकि सीड और मैनी को पता न चल जाए कि डिएगो उन्हें धोखा दे रहा है और आगे उसका झुंड इनके शिकार के लिए इंतजार कर रहा है। जिसके बाद ये लोग सफ़र में मस्ती और मौज करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ इन्हें सफ़र के आगे एक स्क्विरल दिखता है जिसका नाम स्क्रैट होता है। और दोस्तों याद रखो,
ये स्क्विरल जिसका नाम स्क्रैट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरी फ्रेंचाइज का। ये आपको हर एक पार्ट में दिखेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके अखरोट के लिए लालच और इसके कर्मों की वजह से ही ये आइसिस के स्टार्ट करता है, जहाँ पर ये आपको आइसिस के हर एक मूवी के स्टार्टिंग और एंड में दिखेगा। तब मैंने उसे पूछता है कि क्या तुमने इंसानों को देखा है, जिस पर स्क्रैट उन्हें बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है बल्कि खूंखार शेर है। और वो डिएगो की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो खूंखार शेर इसकी तरह दिखते हैं, लेकिन मैनी और सीड उसकी बात समझ नहीं पाते। तब मौका देखकर डिएगो उस स्क्रैट को अपने एक हाथ के वार से दूर फेंक देता है ताकि उसकी पोल ना खुले। फिर ये लोग सफर में आगे बढ़ते हैं जहाँ डिएगो इंसानों को देखता है, इसलिए वो मैनी और सीड को उस जगह से ना लेकर जाते हुए उन्हें कहता है कि चलो इस गुफा से, ये गुफा शॉर्टकट है जिससे कि हम इंसानों के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये लोग अपना आगे का सफर गुफा से करते हैं, जहाँ पर सीड को बर्फ में जमा हुआ डायनासोर दिखता है और साथ ही बर्फीली मछली। इसके बाद तीनों गुफा में फिसलते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये तीनों काफ़ी मस्ती भी करते हैं। जिसके बाद ये तीनों गुफा से होते हुए बाहर निकलते हैं, जहाँ पर इन्हें इनके पूर्वजों की चित्रकला दिखती है जिसमें इंसान हाथी को मार रहा होता है। वहीं दूसरी ओर इंसान अपने बच्चे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे अपना बच्चा नहीं मिलता, इसलिए वो उदास होकर अपने घर लौट रहे होते हैं। दूसरी जगह ये तीनों अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, जहाँ सीड को ज़मीन के अंदर से गरम गरम महसूस होता है, जिससे कि सीड के पाँव जलने लगते हैं। और तभी बर्फ़ की चादरों को चीरते हुए आग का लावा बाहर निकलता है, जिससे कि सीड, बच्चा और मैनी तो बच जाते हैं, लेकिन डिएगो अभी भी बर्फ़ के सिल्ली से लटका हुआ होता है, जहाँ पर मैनी आके उसे बचाता है, पर वो खुद को नहीं बचा पाता और उस बहते हुए लावा में गिर जाता है। और सीड और डिएगो को लगता है कि मैनी नहीं रहा, पर तभी चमत्कार होता है और लावा के प्रेशर के साथ मैनी बर्फ़ के साथ ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि मैनी एकदम सही सलामत होता है और जिंदा होता है। जिसके बाद हम शेरों को झुंड को देखते हैं, जो कि हाथी और बच्चे के शिकार करने के लिए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं ये तीनों अपने सफ़र में होते हैं, जहाँ पर एक तूफान आता है, जिससे बचने के लिए ये लोग एक गुफा में आते हैं। रात का समय होता है। सीड अपनी ड्राइंग बना रहा होता है, जहाँ गलती से उससे आग जल जाती है। वहीं बच्चा बड़ा हो चुका है और वो पहली बार अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश करता है, जहाँ वो चलते हुए सीड, मैनी और डिएगो के पास जाता है और इनके लिए मूवमेंट काफ़ी हसीन होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों वापस से अपने सफ़र के लिए निकलते हैं, जहाँ पर डिएगो अपने साथियों को देखता है, जो कि हाथी और बच्चे का इंतज़ार कर रहे होते हैं। पर इतने वक्त तक सीड, मैनी और उस बच्चे के साथ समय बिताने की वजह से डिएगो को भी कहीं ना कहीं इनसे लगाव हो जाता है, इसलिए वो भाग के मैनी के पास जाता है और उसे सब कुछ सच बताता है और कहता है कि आगे मेरे साथी तुम्हें और बच्चे को मारने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और मेरा काम था कि बच्चे को और तुम्हें उनके पास लेकर आना। जिस पर मैनी डिएगो पे गुस्सा करता है, तो डिएगो उसे कहता है कि तुम मेरी बातों पर भरोसा करो, मैं तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ। जिसके बाद डिएगो अपने साथियों के पास जाता है, जहाँ पे उसके साथी सीड को देखते हैं जिसके पास बच्चा होता है, इसलिए वो सीड का पीछा करते हैं, जहाँ पर सीड बड़े चालाकी से उनसे बचते हुए स्केटिंग करते हुए उनसे आगे निकल जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद गलती से सीड के हाथ से बच्चा गिर जाता है और सीड आगे निकल जाता है, जहाँ पर शेर आके उस बच्चे को देखते हैं, जो कि बच्चा नहीं होता बल्कि स्नोमैन होता है। इसलिए गुस्से में सारे शेर सीड को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर मैनी आकर उन सभी शेरों को एक पेड़ से मारता है। पर तभी उन सारे शेरों का लीडर आता है, जो कि डिएगो को कहता है कि चलो डिएगो, हम दोनों मिलकर इस हाथी को मार देते हैं। पर डिएगो ऐसा नहीं करता और वो मैनी की तरफ हो जाता है, जहाँ मौके पर दो शेर और आते हैं। इसलिए डिएगो इन सभी शेरों के बॉस से लड़ता है, लेकिन वो शेर डिएगो को हरा देता है, जहाँ पर ये तीनों शेर मिलकर मैनी भी हमला करने वाले होते हैं। तभी डिएगो आकर मैनी को बचा लेता है और उस शेर को दूर फेंक देता है, जिससे कि शेरों के बॉस के ऊपर बर्फ गिरती है और वो मारा जाता है। और ये देखकर बाकी दो शेर भी वहाँ से भाग जाते हैं। पर इस लड़ाई में डिएगो को भी चोट लग जाती है, जिसके बाद हम इंसानों को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पर मैनी और सीड आते हैं और वो उस बच्चे को उसके पिता को दे देते हैं, जहाँ बच्चा अपने नन्हे पैरों से चलते हुए अपने पिता के पास जाता है और अपने बच्चे को पाकर उसका पिता काफ़ी खुश होता है। पर जाते वक्त बच्चा सीड, मैनी और डिएगो को बाय बाय बोलता है। वहीं अब मैनी, सीड और डिएगो ये तीनों भी दोस्त बन चुके हैं और अब ये लोग आगे का सफ़र एक साथ करने का निश्चय करते हैं। और यहीं पे आइस एज 1 की मूवी एंड होती है। और अब चलिए बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी में दिखाए गए सारे एनिमल्स
प्री हिस्टोरिक एनिमल से इंस्पायर्ड है जो कि अभी विलुप्त हो चुके हैं, जहाँ मैनफ्रेड या मैनी रियल आइस एज के दौरान मिलने वाले मैमथ से इंस्पायर्ड है। वहीं डिएगो का कैरेक्टर सेबरटूथ कैट से इंस्पायर्ड है जो कि बहुत पहले ही विलुप्त हो चुका है। और सिड के कैरेक्टर में दिखाया गया स्लॉथ मुझे लगता है कि एनिमेटर्स ने खुद ही क्रिएट किया है, बिकॉज आज की तुलना में स्लॉथ पहले के ज़माने में काफ़ी बड़े होते थे। उनकी हाइट लगभग 6 मीटर के आसपास होती थी, यानी 20 फीट के करीब, जो कि धीरे धीरे वक्त के साथ विलुप्त हो गए। और आज के ज़माने में जो स्लॉथ हैं वो लगभग 3 फुट के भी नहीं होते और वो काफ़ी आलसी होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आइस एज के वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।